नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आधुनिक भारत है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसका हमने एक चैप्टर समाप्त कर दिया था। आज उसका हम लेके आए हैं दूसरा चैप्टर, जिसमें हम भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन सी कंपनी स्थापित कब हुई, किस किस ने कौन सा युद्ध लड़ा है। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड घटनाएं दे रखी हैं, दूसरी साइड जो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे उनके समय कौन सी घटना हुई थी। सबसे पहला है प्लासी का युद्ध। इसके बारे में हमने पढ़ा था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। उस समय जो बंगाल के गवर्नर हैं तो वो कौन है, रोजर ड्रैक। जबकि बंगाल की ओर से जो नेतृत्व करता है सेना का वो कौन है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव हैं। दोनों अलग अलग हैं। सेना का नेतृत्व किया है रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि बंगाल के गवर्नर कौन है, रोजर ड्रैक। तो पहला सही है। अगला है बंगाल में द्वैशासन 1765। तो रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही इलाहाबाद की संधि होगी तो बंगाल का जो गवर्नर बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव बनाया जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है अक्टूबर 1764 के अंदर, जिसमें बंगाल के जो गवर्नर हैं वो कौन है, विंसी टार्ट हैं। जबकि बक्सर के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। नेक्स्ट है बंगाल अकाल। तो बंगाल के अंदर अकाल पड़ता है 1770 के अंदर। उस समय जो बंगाल के गवर्नर हैं तो कौन है, कार्टियर हैं। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757, जैसे मैंने बताया है, में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। देखिए फ्रेंड, प्लासी की लड़ाई होती है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस समय बंगाल के अंदर शासन कर रही है। इनके बीच युद्ध होता है और जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो कौन करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हेक्टर मुनरो, तो ये बक्सर का युद्ध होता है 1764 अक्टूबर के महीने में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। इसके बारे में हमने पढ़ाया था। और ये किसके मध्य होता है, हेक्टर मुनरो यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो शाह आलम सेकंड है और सुजाउद्दौला है और मीर कासिम है, इनके बीच होता है ना। इसमें हेक्टर मुनरो विजयी होता है, ये बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जिसको कहा गया है सब्सिडी अलायंस, को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था या भारतीय राज्य कौन था। देखिए फ्रेंड, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे जो सब्सिडी अलायंस है यानी कि सहायक संधि है, ये थी क्या, किसने ये लागू की। तो भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल होते हैं ब्रिटिश कंपनी के, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन, लॉर्ड वेलेस्ली, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता है, लॉर्ड वेलेस्ली। ये क्या करते हैं, 1798 से लेकर 1805 इसके मध्य एक संधि लागू करते हैं जिसका नाम है सहायक संधि। इसके अंतर्गत होता क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो भारत की जो रियासतें हैं उनके बीच ये संधि होती है। इसके तहत जैसे अपने क्षेत्र में एक जो ब्रिटिश सेना की टुकड़ी है उसको रखना और उसका खर्चा खुद उठाना, ये किसने स्वीकार किया, तो भारतीय राजाओं ने स्वीकार किया। साथ ही साथ भारतीय राजाओं की जो विदेश नीतियाँ थी उन विदेश नीतियों में अंग्रेज़ों का आदेश मानना और अपने दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त करना, उसका खर्चा उठाना, इस टाइप से सहायक संधि की ये शर्तें थी, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो सहायक संधि है इसके तहत जो भारतीय राज्य हैं या फिर भारतीय रियासतें हैं उन्होंने अपनी जो नियंत्रण है, अपनी जो सत्ता है वो अंग्रेज़ों के हाथों खो दी है ना। तो सहायक संधि यही थी। इसमें अंग्रेज़ों ने जो भारतीय रियासतें थी उन पर अनेक शर्तें लागू की थी। और इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद का निज़ाम था, या फिर शासक कौन था, हैदराबाद का निज़ाम था। अगर हम इसकी बात करें इसने कब इसको स्वीकार किया, तो 1798 में स्वीकार किया। इसको अपनाने वाला या फिर इस संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था, तो दूसरा मैसूर था। मैसूर ने कब किया है, 1799। ये भी आपको याद रखना है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही जो मैसूर है वो सहायक संधि स्वीकार करता है। और जो तीसरा राज्य है वो अवध था। अवध ने कब किया, तो 1801 में किया, ये भी याद रखना है। और जो मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड थे उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है, उन्होंने भी 1801 के अंदर स्वीकृति दी है। तो ये 3-4 पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं सहायक संधि के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहला वायसराय कौन था। देखिए फ्रेंड, जो ये गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं या गवर्नर हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है, बंगाल की दीवानी दी जाती है किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको याद रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर सिर्फ गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है। बाद में क्या होता है, जैसे ये रिटायर हो जाएगा, ये इंग्लैंड वापस जाएगा, तो 1772 के अंदर एक व्यक्ति और आता है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, इसको बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, बंगाल का गवर्नर।
बाद में एक एक्ट आता है 1773 के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत जो वारेन हेस्टिंग है वो बंगाल का गवर्नर था पहले, और इसी के तहत क्या होता है, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल, अब इस पर एक शब्द जुड़ गया जनरल, ये बनाया जाता है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है। उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग भारत आता है, इसको बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर। बाद में क्या होता है कि एक एक्ट आता है 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत जो वारेन हेस्टिंग है वो पहले बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, इसको ये भी याद रखना है। देखिए फ्रेंड, बाद में 1833 के अंदर एक एक्ट पारित होता है जिसके तहत जो विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक, इसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने पढ़ा है बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, जबकि भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया जाता है, 1833 के एक्ट के तहत किसे बनाया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इससे पहले बंगाल के अंदर हुए हैं। देखिए फ्रेंड, ये पद कब तक चलता है, 1857 की जब क्रांति होती है ना, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जब फिर से ब्रिटिश सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है तो एक एक्ट पारित होता है 1858 के अंदर, भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत क्या होता है, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको वाइसराय नाम दिया जाता है, वाइसराय, भारत का वाइसराय नाम दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय नाम कब दिया गया, तो 1858 के एक्ट के तहत। जैसे ही 1858 के एक्ट के तहत भारत का वाइसराय नाम दिया जाता है, तो इसके तहत जो बनने वाले वाइसराय कौन थे, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, यानी कि उस समय गवर्नर जनरल की पोस्ट पर वो तैनात थे और उन्हीं को भारत का वाइसराय बनाया जाता है। तो कौन थे वो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न ये भी आता है 1857 की क्रांति के दौरान भारत के वाइसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो हमने पढ़ा है 1833 में भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया जाता है, तो 1858 के अंदर इसको समाप्त किया जाता है। और 1858 से पहले कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और इन्हीं को 1858 में भारत का वाइसराय बनाया जाता है। यानी कि अंतिम जो गवर्नर जनरल है वो कैनिंग है और पहले वाइसराय हैं वो भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम समझेंगे थोड़ा बहुत पॉइंट जो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में है। आंग्ल यानी कि जो अंग्रेज हैं, मैसूर यानी कि जो मैसूर साम्राज्य है, साउथ के अंदर जो मैसूर साम्राज्य है, उनके बीच हमेशा से ही युद्ध होता रहा है। मुख्य रूप से इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो इन लड़ाइयों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। देखिए फ्रेंड, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से लेकर 69 के मध्य होता है। इसमें जो मैसूर की ओर से युद्ध लड़ते हैं वो वहाँ के सुल्तान कौन है, हैदर अली, हैदर अली। और अंग्रेज़ों की ओर से कौन लड़ते हैं, अगर हम अंग्रेज़ों के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है लॉर्ड वेरेलस्ट, वेरेलस्ट, लॉर्ड वेरेलस्ट अंग्रेजी गवर्नर है। और इनके साथ जो अन्य हैं, निज़ाम है, हैदराबाद के जो निज़ाम हैं और जो मराठा हैं, ये क्या करते हैं, संयुक्त रूप से हैदर अली के खिलाफ लड़ाई करते हैं और इसमें हैदर अली जीत जाता है, विजित कर देता है, जिसके तहत एक संधि होती है 1769 के अंदर, जिसको कहा जाता है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, मद्रास की संधि के तहत कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, तो पहले नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। देखिए फ्रेंड, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से लेकर 84 के मध्य होता है। इसमें जो मैसूर के शासक हैं वो हैदर अली है, और इस बार यानी कि इस दूसरे युद्ध में जो मराठा हैं और हैदराबाद के निज़ाम हैं वो क्या करते हैं, हैदर अली के साथ ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते हैं। और अंग्रेज़ गवर्नर की बात करें, अंग्रेज़ गवर्नर तो वो कौन है, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग इस समय ये हैं गवर्नर। और ये युद्ध हैदर अली, मराठा और निजाम की संयुक्त सेना और वारेन हेस्टिंग के मध्य होता है ना, अंग्रेज़ों के मध्य होता है। इसमें जो इनका कमांडर है कर्नल बेली, कर्नल बेली, ये मारा जाता है और बाद में 1782 में हैदर अली की भी मृत्यु हो जाती है और इनका जो पुत्र है टीपू सुल्तान, इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। जो ये दूसरा युद्ध है 1784 में समाप्त होता है और 1784 के अंदर ही एक संधि होती है जिसको कहते हैं मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि। तो मंगलौर की संधि के तहत कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। कब हुआ, तो 1780 से लेकर 84 के मध्य। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। और किस अंग्रेज की हत्या हुई थी, तो कर्नल बेली की हत्या हुई थी। अगर हम तीसरे युद्ध की बात करें तो तीसरा युद्ध कब होता है, 1790 से लेकर 92 के मध्य होता है। इससे पहले के जो युद्ध थे उसमें हमने पढ़ा है मैसूर के शासक कौन है, हैदर अली थे। अब हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है, अब उनके बेटे उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि सुल्तान बनते हैं। वो कौन है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान है। अब अंग्रेज़ ये सोचते हैं कि अगर निज़ाम
और मराठा हमारे साथ हो जाए तो टीपू को आसानी से हरा देंगे। तो मराठा और निजाम को लालच देकर अंग्रेज़ क्या करते हैं, उनको अपनी ओर मिला लेते हैं। तो अंग्रेज़, मराठा और हैदराबाद के जो निजाम है, इनकी संयुक्त सेना और टीपू सुल्तान की सेना, इनके बीच युद्ध होता है और ये युद्ध की संधि के तहत समाप्त होता है। तो 1792 के अंदर एक संधि होती है जिसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो प्रश्न यही पूछ रहा है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम पढ़ेंगे इसका जो चौथा युद्ध होता है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1799 के अंदर होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई 1799 को। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम के अंदर। श्रीरंगपट्टनम ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 जुलाई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के अंदर हुई। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यक्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई? देखिए फ्रेंड, राज्य हड़प नीति के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे ये था क्या, किसने ये लागू किया है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1848 से लेकर 56 इसके बीच जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, एक पॉलिसी लागू करते हैं जिसको कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। देखिए फ्रेंड, इसके अंतर्गत होता क्या है, जो भारतीय रियासतों के जो शासक हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाए और उनका कोई भी पुत्र ना हो, पुत्र यानी कि कोई भी उत्तराधिकारी ना हो, तो उस क्षेत्र को या फिर उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। इसके अंतर्गत ये लागू किया गया था। कब से कब तक किया गया? तो 1848 से लेकर 56। किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और इसके तहत हड़पे गए अगर हम राज्यों की बात करें तो ये सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा गया? तो सतारा। सबसे पहले सतारा हड़पा गया। सतारा कब हड़पा गया? 1848 के अंदर हड़पा गया। दूसरा अगर हम बात करें तो संबलपुर। संबलपुर कब हड़पा गया? तो 1849 में हड़पा गया। उसके बाद जो हड़पा गया है तीसरा राज्य वो था बघाट। और बघाट कब हड़पा गया? तो 1850 के अंदर। फिर उसके बाद उदयपुर, धीरे धीरे सबको हड़पने लग गए उदयपुर। तो उदयपुर को 1852 के अंदर हड़पा गया। फिर हड़पा गया झांसी। झांसी को कब हड़पा गया? तो 1853 के अंदर। इस टाइप से इसने धीरे धीरे सबको हड़पना शुरू किया। तो किस नीति के तहत? तो जब्ती सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति किसकी थी? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? देखिए फ्रेंड, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत होती है 1852 से। सबसे पहले 1852 में डाक टिकट की शुरुआत होती है भारत में। कहाँ से? लाहौर से पहली बार डाक टिकट जारी किया जाता है। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल है, जैसे मैंने बताया है 1848 से लेकर 56 इसके बीच कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। इनके द्वारा सबसे पहले भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, डाक टिकट की शुरुआत की जाती है। डाक टिकट कब का है? तो 1852। इसके बाद ये डाक विभाग के लिए एक अधिनियम लाते हैं, एक्ट पास करते हैं। तो वो कब करते हैं? 1854 में। तो प्रश्न आएगा भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम तो कब का है? 1854 का है। कौन लाया है? ये भी डलहौजी लाया है। और इन्हीं के द्वारा 1853 के अंदर भारत के अंदर ट्रेन चलाई जाती है जो मुंबई से ठाणे थी, मात्र 34 किलोमीटर, है ना। तो भारत में पहली ट्रेन कब चलाएगी? तो 1853 में, मुंबई से ठाणे। और साथ ही साथ ये पहला गवर्नर जनरल था जिसने भ्रूण हत्या के लिए कानून पारित किया था। तो पहला गवर्नर जनरल जिसने भ्रूण हत्या के लिए कानून पारित किया तो वो भी कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो इसके बारे में 3-4 पॉइंट है, ये याद रखने हैं। और भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत, टेलीग्राफ इसकी शुरुआत भी 1852 के अंदर कौन करता है? लॉर्ड डलहौजी करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? देखिए फ्रेंड, सहायक संधि के बारे में मैंने इससे पहले बताया है, सहायक संधि कब हुई थी इसके बारे में हो गया था। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें 1798 से लेकर 1805 के बीच, 1805 इसके बीच जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली है। इन्हीं के द्वारा ये संधि लागू की जाती है। और इसको लागू करने वाला सबसे पहला मैंने बताया था हैदराबाद के निज़ाम थे। इन्होंने कब इसको स्वीकार किया है? तो 1798 में जब इसको बनाया गया उसी दौरान सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो शासक था निज़ाम, उसने इसको स्वीकार किया है। और इसको स्वीकार करने वाला जो दूसरा राज्य था तंजौर और मैसूर, तो इन्होंने कब किया? 1799, यानी कि अगले साल 1799 में किसने किया? तो मैसूर और तंजौर ने किया। मैंने बताया था 1799 में क्यों किया मैसूर ने? क्योंकि टीपू की मृत्यु हुई थी। जो टीपू सुल्तान है यहाँ पर लास्ट प्रभावशाली शासक हुए हैं, इनकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में 4 जुलाई 1799 को होती है। इसी के साथ जो मैसूर राज्य है उस पर सहायक संधि थोपी जाती है ना। अगर हम इसके बाद की बात करें, जो अवध है इसने कब किया? 1801 के अंदर सहायक संधि स्वीकार की, 1801 में।
और जो बंगाल है इसने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि कब होती है? बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में, और बंगाल को ऑलरेडी इन्होंने जीत लिया था, तो ये कभी भी स्वीकृत नहीं करेगा, क्योंकि ये इन्हीं के अंडर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। यानी कि सबसे पहले कौन से सिख गुरु आए हैं, फिर कौन से आए हैं, फिर कौन से आए हैं। तो इसमें हमने क्रम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, सिखों के गुरुओं के बारे में बात करें तो सिखों के टोटल 10 गुरु हुए हैं, जिसमें सबसे पहले गुरु नानक देव जी हुए हैं। इनका जन्म 1869 तलवंडी पाकिस्तान के अंदर होता है। और जो दूसरे गुरु हैं अंगद, इनका उपनाम लहना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो तीसरे हैं अमरदास हैं, और चौथे कौन है? रामदास हैं। पांचवें अर्जुन देव, जिनको जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। और जो छठवें हुए हैं हरगोविंद हुए हैं। सातवें हर राय हुए हैं। और जो आठवें हुए हैं हरकिशन हुए हैं। उसके बाद 9वें जो गुरु हुए हैं तेग बहादुर, जिनको औरंगजेब ने फांसी पर लटकाया था। और जो 10वें और लास्ट हुए हैं तो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ये टोटल कितने हैं? 10 हैं। ये सीक्वेंस में आते हैं किसने कौन सा काम किया है और किसका शासनकाल कब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। देखिए फ्रेंड, जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना करते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करें तो इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है विचित्र नाटक। विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है? तो गुरु गोविंद सिंह की है। इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा है जिसका नाम है जफरनामा। जफरनामा तो किस भाषा में लिखा है? ये फारसी भाषा में लिखा है। इससे प्रतीत होता है ये फारसी भाषा का भी ज्ञान रखते थे, है ना। तो जफरनामा किस भाषा में है? फारसी में है। और विचित्र नाटक इनका आत्मकथा है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके मध्य संपन्न हुई। देखिए फ्रेंड, जो सुगौली की संधि है इसके बारे में हम उत्तराखंड के इतिहास में भी पढ़ते हैं, है ना। सुगौली कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। तो बिहार के अंदर क्या होता है, जो अंग्रेज हैं यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और जो नेपाल सरकार है, जो नेपाल के शासक हुए हैं, इनके बीच एक संधि होती है। कब होती है? 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को। संगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को किस किस के मध्य ये होती है? शासक कौन है? तो नेपाल की ओर से हैं गजराज मिश्र, और अंग्रेजों की ओर से हैं ब्रेडसॉ, कर्नल ब्रेडसॉ। ये अंग्रेजों की ओर से हैं कर्नल ब्रेडसॉ, है ना। तो इनके बीच संधि होती है 2 दिसंबर 1815। बट बाद में क्या होता है, जो नेपाल सरकार है इसको मानने से मना करती है। फिर से जो अंग्रेज हैं वो नेपाल पर आक्रमण करते हैं, और अंतिम रूप से इसकी पुष्टि होती है 4 मार्च 1816 को। तो संगौली की संधि कब स्वीकार हुई? 4 मार्च 1816। और हुई कब थी? 2 दिसंबर 1815 को। किसके बीच हुई थी? नेपाल के गजराज मिश्र और अंग्रेजों की ओर से ब्रिटिशों के मध्य हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। और सुगौली कहाँ पर है? तो बिहार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्यों को कब्जे में लिया गया था। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया राज्य हड़प नीति कब से कब तक चली है? 1848 से लेकर 56। इस बीच जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड डलहौजी हैं। तो उनके द्वारा सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा गया था? तो सतारा हड़पा गया था। कब हड़पा गया था? 1848 के अंदर। उसके बाद संबलपुर था 1849, फिर बगाड़ था 1850, फिर उदयपुर था 1852, है ना, 1852 में था। फिर 1853 में झांसी था, है ना। उसके बाद 1854 में नागपुर था। तो इन तीनों का जोड़ा है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर और सतारा। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में एक पॉइंट है, जो लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आधार पर इनके द्वारा हड़पा गया पहला राज्य वो कौन था? अवध था। देखिए फ्रेंड, कुशासन के आधार पर अलग है और राजा हड़प नीति के आधार पर अलग है। तो कुशासन आएगा तो अवध हो जाएगा, जबकि राजा हड़प नीति के तहत सतारा थे, नागपुर था और झांसी था। इस टाइप से नागपुर, जैतपुर, संबलपुर ये थे। और कुशासन के आधार पर हड़पा गया डलहौजी द्वारा पहला राज्य तो वो अवध था। कब हड़पा गया? तो 1856 ईस्वी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वोडियार डैश डैश के शासक थे। देखिए फ्रेंड, भारत के इतिहास में या दक्षिण भारत के इतिहास में वोडियार एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। इन्होंने एक पावरफुल राज्य की स्थापना की है। तो जो वोडियार है वो 1612 के अंदर दक्षिण भारत के अंदर एक रियासत की स्थापना करते हैं जिसका नाम है मैसूर रियासत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके जो अंतिम जो शासक हैं हैदर अली होते हैं, है ना। उसके बाद टीपू सुल्तान होते हैं, जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में होती है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और जो हैदर अली है इनकी मृत्यु दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होती है ना। ये पढ़ा था हमने। अगर हम बात करें त्रावणकोर, इस राज्य की स्थापना कौन करता है? तो राजा मारथंडा। ये भी ध्यान रखना है। त्रावणकोर एक दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण शक्तिशाली साम्राज्य हुआ है। और
1729 को इसकी स्थापना होती है। तो कौन करता है? राजा मार्तंडा। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य, तो ये दक्षिण भारत का एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ है ना, जिसकी स्थापना कब होती है? 1336 ईस्वी में। कौन करता है? हरिहर और बुक्का, है ना। हरिहर और बुक्का किसकी स्थापना करते हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर की जो राजधानी है कहाँ है? हम्पी। तो क्वेश्चन ये भी आता है, हम्पी के खंडर किस साम्राज्य की जानकारी देते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य की। ये भी ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का किसके समय की? भारत के अंदर किसकी सत्ता थी? तो उस समय तुगलक वंश के जो सुल्तान हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं के समय जो दक्षिण भारत है वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका उद्देश्य था। देखिए फ्रेंड, जैसे ही भारत के अंदर ब्रिटिशों की सत्ता स्थापित होती है, अपनी जो राजनीतिक सत्ता है उसको और अधिक मजबूत करने के लिए भारतीयों को शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं? पश्चिमी शिक्षा, अपनी अंग्रेजी शिक्षा, ताकि एक बार अंग्रेजी शिक्षा दी जाए तो ये अपने आप पश्चिमी जो सभ्यता है उनको अपना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, तो इससे इनका कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? देखिए फ्रेंड, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव सबसे पहले कब शुरुआत होती है? तो 1833 के अंदर एक एक्ट आता है, उसके तहत 1835 में एक समिति बनती है, मैकाले समिति, जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है और भारत में नए रूल बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले का मिंट्स 1835 ईस्वी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसको कहते हैं भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो प्रश्न आता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था कब का था? 1854 ईस्वी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके समय आया था? तो भारत के अंदर थे लॉर्ड डलहौजी जो ब्रिटिश सत्ता के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो इसमें ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बिल्कुल भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है, क्योंकि जो कंपनी सेना थी, जो सैनिक थे, उनको पश्चिमी जो एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार थे वो दिए गए और नए नए तरीकों से युद्ध लड़ने को सिखाया गया था। तो ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो ये भी सही है, क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे उनको बहुत कम कीमत पर अंग्रेजों ने खरीद लिया था, इससे उनके अंदर की जो राष्ट्रीय भावना है वो समाप्त हो गई थी। तो ऊपर तीनों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये पारित किए गए हैं? देखिए फ्रेंड, इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता कब पारित किया गया? 1860 में भारतीय दंड संहिता पारित की गई। अगर हम वायसराय की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कि 1858 की क्रांति के बाद क्या होता है, जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इस समय भी वही है, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? देखिए फ्रेंड, प्लासी का युद्ध हमने बताया था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़ा है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ युद्ध हारा है ना। उस समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। देखिए फ्रेंड, ये आलमगीर सेकंड वही है जिसने डुप्ले को नवाब की उपाधि दी थी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डुप्ले को नवाब की उपाधि किसने दी, डुप्ले कौन था, है ना। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें शाह आलम सेकंड, तो शाह आलम सेकंड बक्सर के युद्ध के समय भारत के या फिर मुगलों के बादशाह थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? देखिए फ्रेंड, प्लासी का युद्ध ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के अंदर जो अंग्रेजी सत्ता है वो धीरे धीरे स्थापित होने लगी थी, उनके पांव मजबूत होने लगे थे और जो भारतीय रियासतें या राजा हुए हैं वो कमज़ोर पड़ने लगे। इसके बारे में एक बंगाली कवि है, उनका नाम है नवीन चंद्र सेन। तो ये क्या कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख यानी कि कभी ना खत्म होने वाला, है ना, कभी ना खत्म होने वाला ऐसा दुख है ये कि जो कभी खत्म नहीं होगा। तो किसने कहा है? नवीन चंद्र सेन। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? देखिए मैंने इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जो द्वैत शासन है वो होता क्या है। तो द्वैत शासन वो होता है जब दो शासक, यानी कि एक शासक ये है एक ये है और ये पूरा उनका क्षेत्र है। अब इसमें क्या होगा कि जो दो शासक है वो पूरे क्षेत्र को संचालित करेंगे, यानी कि जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? द्वैत शासन। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और जो बंगाल क्षेत्र है वो किसको दिया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव उसको जीत जाता है, दीवानी उसको दी जाती है। और जो रॉबर्ट क्लाइव है वो क्या करता है?
बंगाल हो गया, बंगाल के अंदर कौन कौन था, एक तो बंगाल था, दूसरा बिहार था, इस रियासत के अंदर बिहार था, तीसरा उड़ीसा था। इस क्षेत्र में क्या करता है, भू राजस्व अपने आप वसूलता है, यानी कि भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना। भू राजस्व अपने आप वसूलता है और साथ ही साथ इस क्षेत्र का जो नवाब है वो किसे घोषित करता है, नज्म उद्दौला, नजम उद्दौला या फिर नज्म उद्दौला। यहाँ पर क्षेत्र एक है और शासक दो है, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भू राजस्व वसूल रही है, और दूसरा क्या है, बंगाल का नवाब भी नियुक्त हो गया है। कौन नियुक्त हो गया है, नज्म उद्दौला। ये क्या कर रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र संभाल रहा है। तो यानी कि एक ही क्षेत्र को दो शासक जब चलाते हैं उसी को द्वैत शासन कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किस इतिहासकार ने द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है। डाकुओं का राज्य तो था ही, क्योंकि जो मेन टैक्स है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, भू राजस्व से आता था, तो वो किसके पास था, कंपनी के पास था। और खाली नाम मात्र का नवाब था, है ना, बंगाल के अंदर नवाब था नाम मात्र का जो उसके नीचे काम कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एम. पणिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंसी पॉलिसी के बारे में समझेंगे, किसने ये लागू की है, इसके अंतर्गत था क्या। देखिए फ्रेंड, बंगाल के अंदर जो गवर्नर जनरल हुए हैं उन्होंने क्या किया है, जैसे ही बंगाल को विजित किया है, अपना साम्राज्य स्थापित किया है और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जो अपने आसपास के पड़ोसी राज्य थे उनके साथ संबंध अच्छे रखे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला क्षेत्र अगर अंग्रेज़ों का है और इसके जो आसपास के जो क्षेत्र है ना, ये आसपास के क्षेत्र है, यहाँ जो भी रियासतें हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, ताकि कोई बाहर से आकर डायरेक्ट जो अंग्रेजी क्षेत्र है इस पर अटैक न कर सके। और इस सुरक्षा में होता क्या था, तो रियासतों के अंदर यानी कि जो पड़ोसी राज्य थे इनके अंदर ब्रिटिश सेना रखी जाती थी और उस सेना का खर्च भी कौन उठाता था, रियासतें ही उठाती थी, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाती थी। यानी कि सीधे सीधे रियासतों के पास अपनी सेना रखी है और उस सेना का खर्चा भी कौन उठाएगा, जो पड़ोसी रियासत हैं, और बोलने को क्या है कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, है ना। यही क्या थी, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। तो ये किसने की थी, तो 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था जो बंगाल का नवाब है वो किसे बनाया जाता है, नज्म उद्दौला। नज्म उद्दौला वो शासन चलाता है, प्रशासनिक कार्य उसके हाथ में है और उसी का एक परगना है वो है मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद आधुनिक कहाँ पर है, तो बांग्लादेश का एक प्रांत है मुर्शिदाबाद, आधुनिक बांग्लादेश के अंदर है। तो बांग्लादेश के अंदर जो ये परगना है इसका जो अधिकारी है उसको कहा गया है उप दीवान। तो किसे बनाया गया था, मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। यह घटना कहाँ घटी थी। देखिए फ्रेंड, जो ब्लैक होल की घटना थी क्या, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये कब होती है, तो 20 जून 1756 ईस्वी को, 20 जून 1756 ईस्वी को होती है। कहाँ पर होती है, तो बंगाल के अंदर जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद करते हैं। कितने रहते हैं वो टोटल, तो 146 अंग्रेज़ रहते हैं, जिसमें से सुबह तक क्या होता है 123 लोग मारे जाते हैं। तो ये घटना कहाँ हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उस समय अगर हम बंगाल के नवाब की बात करें तो बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला। बाद में अंग्रेज बदला लेने के लिए प्लासी का युद्ध करते हैं, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ करते हैं। एक कारण ये भी माना जाता है। तो आपको याद रखना है काल कोठरी की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 ईस्वी को, कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। और जो बंगाल के शासक थे या फिर नवाब थे कौन थे, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया। तो कौन सा था वो, मैंने बताया था दो युद्ध होते हैं भारत के अंदर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित के, एक तो 1757 का प्लासी का युद्ध, एक 1764 का बक्सर का युद्ध। क्योंकि जैसे ही बक्सर का युद्ध होगा बंगाल की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव के पास जाएगी, शाह आलम सेकंड के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी, है ना। इसके बाद पूरा बंगाल धीरे धीरे पूरा देश उनके कंट्रोल में चला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो शाह आलम सेकंड थे, ये भी ध्यान रखना है, शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे रणजीत सिंह कौन थे। ये भारत के अंदर जो सिख साम्राज्य था, सिखों का जो साम्राज्य था उसके सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, सबसे महान शासक माना जाता है इनको, है ना। इनको सिख साम्राज्य का नेपोलियन भी कहा गया है ना। इनकी बहुत सारी उपाधियाँ हैं और इनकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर। जब ये लाहौर से काबुल की ओर अभियान करते हैं, उस क्षेत्र को जीतते हैं, तो वहाँ का एक शासक है शाह शुजा। तो ये शाह शुजा क्या करता है, हारने के बाद जो कोहिनूर हीरा है वो रणजीत सिंह को सौंप देता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शाह शुजा। कोहिनूर हीरे की बहुत बड़ी स्टोरी है ना। इसके बारे में पढ़ा भी होगा आपने। कहाँ से प्राप्त हुआ है, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले किन शासकों पे था ये, तो जो गोलकुंडा यानी कि आंध्र प्रदेश के जो शासक थे, काकतीय राजवंश, काकतीय राजवंश के एक शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। इससे जो
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, दक्षिण अभियान करता है तो वो हीरा इससे प्राप्त करता है और अलाउद्दीन के पास पहुंचा देता है। उसके बाद ये भारत के तमाम शासकों के पास जाता है, जैसे शाहजहाँ हो गया, है ना, ब्रिटेन चला जाता है। इस टाइप से इसकी कहानी है, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट, थैंक फॉर वॉचिंग।